प्रीत विहार में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार। लव ट्रायंगल की वजह से आरोपी ने मांगी फिरौती। ज्वेलरी शोरूम पर नौकरी करता था आरोपी। केजरीवाल सरकार के शानदार अस्पतालों के दावे नजर आ रहे फेल। जाफराबाद की 4.5 साल की लड़की के दिल में है छेद। अस्पतालों के चक्कर काटते हुए मदद की गुहार लगा रहा गरीब पिता। हड़ताल खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में कूड़े के ढेर। जनता ने सीसीएन को भेजे अपने इलाके के हालात। सीसीएन ने संबंधित पार्षदों से किए सवाल। पार्षदों ने जल्द सफाई कराने का दिया आश्वासन। कल दिल्ली में कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। सीसीएन ने एक्सपर्ट डॉक्टर से की खास बातचीत। बोले डॉक्टर, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कोरोना, सावधानी बरतना रखें जारी। और जगह जगह पार्किंग होने से अवैध पार्किंग का अड्डा बनी पूर्वी दिल्ली। प्रशासन का इस ओर नहीं है ध्यान। लाचार आमजन हो रहे हैं परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रीत विहार इलाके के मशहूर ज्वेलरी शोरूम मालिक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। आरोपी अजय शिकायतकर्ता की ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था। इसी दौरान उसका प्रेम संबंध ज्वेलरी शॉप की महिला स्टोर इंचार्ज से हो गया। इसका पता जब शॉप मालिक को हुआ तो उन्होंने महिला स्टोर इंचार्ज को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वापस नौकरी पर रख लिया। अजय ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे शक था कि शॉप मालिक का महिला से अवैध संबंध है, जिसकी वजह से उसने उसे दोबारा नौकरी दे दी। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी अजय ने लव ट्रायंगल से नाराज होकर ज्वेलरी शोरूम मालिक से फिरौती वसूलने की साजिश रची और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अजय ऑटो लेकर शोरूम पहुंचा और ऑटो चालक से धमकी भरा लेटर शोरूम के गार्ड को दिलवाया। जिसके बाद शोरूम मालिक द्वारा इस शिकायत के बाद मामले की जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 तारीख को हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक ज्वेलर से, जिसमें इस तरह का कंप्लेंट था कि उनको 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई है। इस केस में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इनके पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिटेल्स वगैरह जब निकाले गए तो पता चला एक एम्प्लॉय उसको कुछ समय पहले यहाँ से निकाल दिया गया था। तो हमारा शक उसी एम्प्लॉय पर था। उसके बाद जो उनका कॉन्डक्ट रहा वो बड़ा सस्पिशियस रहा। उसके बेसिस पर और जो इसमें एक ऑटो के थ्रू ये जो एक्सटॉर्शन नोट है एक ऑटो ड्राइवर के थ्रू डिलीवर किया गया था। तो वहाँ से ऑटो ड्राइवर से भी ऑटो हमने कर लिया था और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ में भी हमें जो एक्यूज़ है उसका हुलिया पता चल गया था। इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की बात आ रही है कि ये एक कोई महिला एम्प्लॉय थी। उनके साथ ये जो एक्यूज़ हैं हमारे, इनका कोई रिलेशनशिप था और उनको जो ज्वेलर हैं जो इस केस में विक्टिम रहे हैं उनका भी उस महिला के साथ कोई रिलेशनशिप होने का इनको शक था। तो उसको सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस तरह का लेटर लिखा। एक तरफ दिल्ली सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े विज्ञापन जारी करके अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं को दिल्ली में अब तक की सबसे अच्छी सुविधाएं बताती है। वहीं जमीनी तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ऐसे ही एक मामले में हॉस्पिटल में फ्री दवाई के विज्ञापन और मरीज को जल्द से जल्द ऑपरेशन की तसल्ली वाले ये सब दावे और विज्ञापन एक 4.5 साल की बच्ची की परेशानी के मामले में फीके और झूठे नजर आते हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके का है, जहां बाजिद अली नाम का व्यक्ति पिछले 2 साल से अपनी 4.5 साल की लड़की के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। बाजिद अली के मुताबिक उनकी लड़की के दिल में छेद है। पीड़ित के मुताबिक उनकी बेटी का इलाज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अंडर आने वाले जीबी पंत हॉस्पिटल में चल रहा था। बच्ची को ऑपरेशन की जरूरत थी। हॉस्पिटल वालों के पास पर्याप्त दवाइयां न होने की वजह से उन्हें आगे की डेट दी गई और पीड़ित के मुताबिक उन्हें 35,000 रुपए का खर्चा बताया गया। समय बीतता गया और ऑपरेशन की तारीख आगे बढ़ती गई। पीड़ित के मुताबिक जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बच्ची को और भी बीमारियां होने लगीं, जिसके कारण उसे जीबी पंत से आरएमएल और उसके बाद चाचा नेहरू हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां भी पर्याप्त दवाई न होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने लगभग 42,000 रुपए की दवाई लाने के लिए कहा। फरियादी बाजिद अली पेशे से रिक्शा चालक है और उनके मुताबिक उनके लिए ये काफी बड़ी रकम है, लिहाजा बाजिद अली ने दिल्ली के कर्ता धर्ताओं से मदद की गुहार लगाई है।
इसका नाम सारिया है, ये मेरी बेटी है, ये 4.5 साल की है और इसको दिक्कत दिल में छेद है इसके, जो कि मुझे पता लगा था 6 जून 2019 को मैं से अर्बन हॉस्पिटल लेके पहुंचा था। तो उन्होंने 2 महीने के चेकअप के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इसको हम पंत में रेफ़र कर रहे हैं और इसके दिल में परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं पंत में गया तो पंत वालों ने मुझे बताया 3 महीने के चेकअप के बाद में इसके दिल में छेद है। तो मैंने ठीक है और इसका ऑपरेशन होना है, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे 31 जनवरी की डेट दे दी, 31 जनवरी 2020 उन्होंने मुझे डेट दे दी। जब मैं 31 जनवरी 2020 को वहाँ पहुँचा तब उन्होंने मुझे बताया कि एक झिल्ली टाइप की आती है वो इसके दिल में डलेगी, वो भी उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा वो कब आएगी? तो कह रहे 15 दिन बाद आन के पता कर लेना। उसके बाद में जब मैं दोबारा पहुंचा 15 दिन बाद तब उन्होंने मुझे एक चार्ज बताया कि इसकी 35,000 रुपये की झिल्ली आएगी जो कि आपको अरेंज करनी होगी। मैंने सर वैसे बताया भी था, सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो कहने के ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। मैं लॉकडाउन के बाद जब दोबारा गया तब उन्होंने दोबारा से इसके सारे चेकअप करे, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया। जब मैं 21 में पहुँचा 20 में पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया 8 दिसंबर की डेट दी थी उन्होंने मुझे। तो मैं जब पहुंचा 8 दिसंबर को तो उन्होंने मुझे दोबारा से सारे चेकअप करे इसके। तो इसमें एक प्रॉब्लम और पैदा हो गई और वो प्रॉब्लम थी इसकी तिली जो होती है सबके होती है, छोटी हो जाती है बड़ी हो जाती है, तो इसकी वो छोटी हो गई, सुखड़ गई। तो उसके तिली के लिए उन्होंने मुझे इंजेक्शन बताए, वैक्सीनेशन इंजेक्शन होते हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो इंजेक्शन लगेंगे इसके बच्चे के, और ये हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है और ना हमारे यहाँ बच्चों को डॉक्टर है। तो उसका भी कोई चार्ज था इंजेक्शन का? इंजेक्शन का चार्ज मुझे उन्होंने नहीं बताया, मुझे बताया RML वालों ने। मैं RML जब पहुँचा उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। RML पहुँचा मैं तब उन्होंने मुझे बताया कि ये इंजेक्शन जो है हमारे पास नहीं है, आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। सरकार से मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की बस सही हो जाए, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता सरकार से, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, कहीं किसी सरकारी में इंजेक्शन लग जाए और उसका पंत में इसका ऑपरेशन हो जाए, बस ये चाहता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में कूड़े के ढेर देखे जा रहे हैं। इसको लेकर हमने जनता से वीडियो मंगवाकर उन हालातों को संबंधित पार्षद तक पहुंचाने और उनसे सवाल जवाब करने की बात कही थी। इस बारे में हमारे पास कई इलाकों से तस्वीरें आई जिन पर हमने संबंधित पार्षदों से बात की। इस दौरान धर्मपुरा के पार्षद रोमेश गुप्ता का कहना है कि हड़ताल खत्म होने के बाद तेज गति से कूड़ा उठाने का काम चल रहा है। गली नंबर 8 में जल्द सफाई करा दी जाएगी। वहीं एक और जगह गुरु हरकिशन वाली गली को लेकर पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने सीसीएन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिल्डिंग का टूटा हुआ मलबा जल्द उठा लिया जाएगा। उन्होंने कहा हालांकि ये किसी स्थानीय व्यक्ति ने ही डाला होगा। अगर आपके इलाके में भी सफाई नहीं हो रही है तो आप भी वीडियो बनाकर हमें 8851338390 पर व्हाट्सएप करें। हम उस बदहाली को सीसीएन पर दिखाएंगे और इलाके के पार्षद से जवाब तलब करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं, नंबर है 8851338390। कृष्णानगर, घोंडली चौक समेत पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी गंदगी नजर आ रही है। कूड़ा रोज उठाया जा रहा है, फिर भी अभी पूरी तरह से हालात सुधारने के लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा। पूर्वी दिल्ली में सफाई के हालातों पर हमने बात की ईडीएमसी की डेम्स कमेटी के चेयरमैन वीएस पवार से। इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। और जो उनकी मांगे थी, उनकी मांगों को मानते हुए और उन्होंने स्ट्राइक समाप्त की। क्योंकि ये 18 दिन का बहुत ज़्यादा कूड़ा और इस तरह से इकट्ठा था, लेकिन जहां प्राइवेट कंपनी उनको निर्देश दिया कि रात को भी वो सफाई करें, रात को कूड़ा उठाएं, और जो हमारे अपने जिन्हें हम ईडीएमसी जिन वार्डों को चला रही है वो बहुत जल्दी नॉर्मलसी में आ जाएंगे। क्योंकि संसाधन तो वही पुराने थे, जिन वार्डों में नहीं होता वहाँ डबल संसाधन लगा दिए और बहुत जल्दी नॉर्मलसी आ जाएगी। ये सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा पूरा। डबल हमने संडे को भी हमने सफाई कर्मचारी उन्होंने काम किया, पर्यावरण सहायकों ने संडे को भी हमारा कूड़ा उठाया और लगातार हम रात दिन लगे हुए हैं इसको। बिल्कुल ये सही बात पूछी आपने कि कितना टन से डबल, मैंने कल एसेबल बात की थी, डबल शिफ्ट। और इवन कि हमने और भी एनओसी और दे दिया कि अगर आपने और ट्रैक्टर लगाने हैं या बड़े वो लगाने आपने डंपर लगाने हैं, उनके एनओसी हमारे वो एक्शन ने दे दिया, उनको प्राइवेट कंपनी को दे दिया और हमें भी बता दिया कि आप जितना मैक्सिमम कूड़ा उठाओ उसके एनओसी हम दे देंगे। 275 दिन के बाद कल दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ऐसी स्थिति पर हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर मीना हरिसिंघानी और डॉक्टर नारायण हरिसिंघानी से सीसीएन से बात करते हुए कहा कि देश में यूथ ज्यादा है तो कोरोना पर जल्द कंट्रोल होने का ये एक बड़ा कारण है। साथ ही कहा कि डॉक्टर्स और सरकारों ने हमारे यहाँ इस महामारी पर बहुत काम किया है, एक्सपर्ट्स ने बहुत ध्यान दिया। साथ ही कहा कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतना ना छोड़ें। डॉक्टर्स ने कहा कि ये हमारे देश की उपलब्धि है कि यहाँ डेथ केसेस
ज्यादा नहीं हो रहे। दिल्ली जो है वो कोरोना की जंग लगभग जो है वो जीत चुका है। हमारे देश में हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हमारे नेता सब लोगों ने मिल के जिस हिसाब से जो है वो कोरोना के लिए अपनी एक्शन कमेटी बनाई और इसके लिए जो काम किया, ये सराहनीय है। और हमारे देश में जो है वो कोरोना का रोकथाम जो है वो अच्छी तरह से हो गई है। जबकि विश्व के दूसरे देशों में कोरोना अभी भी बहुत चल रहा है, इसलिए हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी भी हालत में दूसरे देशों से जो कोरोना है उसको अपने देश में ना आने दें। ये वायरस म्यूटेटेड भी हो सकता है और जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उन सभी लोगों को दोबारा भी इन्फेक्ट कर सकता है, या जिन लोगों को वैक्सीनेशंस लग रही हैं उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी आ गई है और उसी की वजह से ये कम हुए जा रहा है। और ऐसे इंडिया से जिसको बोलते हैं भारत एक यंग देश है, एवरेज एज है करीब 28-29 साल है, तो इसका मतलब अधिकतर यंग है और यंग लोगों को वैसे ही कम हो रहा है। तो और बच्चे और यंग जो है इनको बहुत कम हो रहा है। तो मेरे को कारण एक ये नज़र आता है, एक तो हमारा यंग कंट्री है, दूसरा हम लोगों ने पूरे एहतियात बरते। और जो वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है, पर वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, तब तक पूरा एहतियात बरतना पड़ेगा। बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन भी 16 तारीख से लग ही रहा है और कई लोग लगवा रहे हैं। दूसरा ये कि जो अनडिटेक्टेड केसेस आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स थे, उन लोगों की वजह से भी काफ़ी कुछ वो फैल चुका है कोविड, और जिसकी वजह से अगर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जा रहा है तो उनमें एंटीबॉडीज़ मिली हैं। तो उससे ये हम समझ सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है जनता के अंदर। 56% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन प्रवेश शर्मा से खास बातचीत की है। सीसीएन से बात करते हुए प्रवेश शर्मा ने कहा कि एमसीडी का बजट सत्र चल रहा था, आज उसको फाइनल रूप दे दिया गया, जिसमें पार्षदों के लिए स्थानीय क्षेत्र निधि को सत्र 2021-22 के लिए 48 करोड़ रुपए किया गया। संपत्ति कर के दायरे में एक मुश्त राशि जमा कराने वालों को फायदे देने से लेकर बुक्ड प्रॉपर्टी जिनमें लोगों को दिक्कत आती है, इस बारे में बातचीत की है। देखिए इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है। तो नेता सदन प्रवेश शर्मा जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बजट सत्र जो अब तक चल रहा था उस बजट को फाइनलाइज कर दिया है, एक फाइनल रूप दे दिया गया है। फिलहाल आगे की जानकारी लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ विशेष इस बार के बजट में रहा है। जनता के लिए फायदा ये है कि हम जो हमारा जो पार्षद निधि है उसे हम बढ़ाकर 76 लाख कर रहे हैं और इसमें पूरा प्रयास करेंगे तो पैसा मिले पार्षदों को, सभी पार्षदों को, पक्ष विपक्ष सभी पार्षदों को, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास कर सकें। अपने जो छोटे मोटे काम रुके हुए हैं, नालियों के रिपेयर है, नए जाल बनने हैं या कोई गेट लगना है, उसे लगवा सकें, उसके लिए हम उनको फंड दे रहे हैं। और हमने छूट दिया उस टैक्स के अंदर जो हमारे अनऑथराइज्ड एरिया हैं, जो रिहायशी एरिया है, उनमें 2 साल के लिए उनको देना पड़ेगा उनको। और जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं वो 3 साल देकर, पिछला 3 साल देकर उनका पूरा पिछला ख़त्म हो जाएगा। बुक्ड बिल्डिंग के बारे में तो पिछले 4 साल से जब से मैं निगम में आया हूँ, मैं स्थायी समिति अध्यक्ष भी रहा, जोन चेयरमैन भी रहा और अब नेता सदन हूँ। मेरा लगातार प्रयास रहा कि बिल्डिंगें, छोटी मकान बिल्डिंग बुक ना हो, उनको नुकसान ना हो। जो अपने मकान 20 गज मकान बना रहा है, 50 गज मकान बना रहा है, 100 गज मकान भी इसको अपने लिए बना रहा है, तो उसको क्यों तोड़ा जाए, उससे फीस ली जाए, उससे शुल्क लिया जाए, उसको सुविधा दी जाए उनको। अब ना उनमें लाइट लगती है बुक करने के बाद, ना पानी लगता है, उनके बच्चों को दिक्कत है, पढ़ाई की भविष्य खराब हो रहा है, उनके यहाँ रिश्ते होने बंद हो गए उनके उन लोगों के यहाँ। तो ऐसे में मेरी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ है, मेरी नहीं, मेरी पूरे साथियों की और पूरी टीम की संवेदना है कि ये बुक्ड प्रॉपर्टीज़ पर मैं फिक्स चार्ज लेकर
हम फिक्स चार्ज लेकर हम उनको रेगुलाइज करें। आगे सब मीटिंगों में कमिश्नर महोदय रहेंगी। अगर उनकी कोई मीटिंग नहीं आती है किसी चीफ सेक्रेटरी की और अदर स्वच्छता रैंकिंग के लिए इस बार हम 100% हम लोग इस बार अपनी जो हमारी छवि है उसको ठीक करेंगे। आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो ADMC है उसमें बजट सत्र चल रहा था, फाइनल हो गया है और बहुत सारी नई योजनाओं के साथ साथ एक नई उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है कि निगम के जो अर्निंग सोर्स हैं वो भी बढ़ाए जाएं और निगम की जनता को या फिर उनके कर्मचारियों को किस तरीके से फायदा होगा इस पर भी ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। जगह जगह अवैध पार्किंग के चलते पूर्वी दिल्ली अब अवैध पार्किंग का अड्डा बन चुकी है। बात चाहे जगतपुरी मेन रोड की हो या फिर विश्वास नगर या आनंद विहार थाने से महज 100 मीटर दूरी पर कड़काडूमा कोर्ट, हर तरफ आपको अवैध पार्किंग और रेहड़ी पटरी वाले नजर आ जाएंगे। कड़काडूमा कोर्ट के बाहर अवैध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग और फुटपाथ पर खाने पीने की दुकानें जाम लगने का कारण बनती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये समस्या हमेशा बनी रहती है। कोर्ट के अंदर पार्किंग होने के बाद भी वकील या फिर उनके क्लाइंट रोड पर ही गाड़ी पार्क करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और दिक्कत आम जनता उठा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कंप्लेंट किसको करें, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पर या तो जो कोर्ट के वकील हैं या तो उनकी गाड़ियाँ हैं या जिनके केसेस होते हैं वो आते हैं, या फिर जिस तरह से आप अपने इधर लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं इतने हॉकर्स यहाँ पर हैं, सारे वो छोले भटूरे वाले और छोटा बड़ा सामान बेचने वाले। तो इसकी वजह दिक्कत तो ये है कि कई बार तो ये हालत हो जाती है कि AGCR से जो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और शाम को ये हालत हो जाती है कि यहाँ पर जितने भी हॉकर्स हैं इनके यहाँ पर ये ठेकों से लोग अपना शराब वराब लेके आते हैं और यहीं बैठ के शराब पीते हैं और न्यूसेंस यहाँ पर क्रिएट होती है। नहीं, वैसे तो खैर उनकी पार्किंग अंदर है, ज़्यादातर अंदर ही लगाते हैं। जैसे टाइमली किसी ने टेम्परेरी लगानी होती है 5-10 मिनट के लिए या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का उनका कोई काम होता है तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती हैं। बट क्या है कि बहुत सारी पार्किंग ऐसी है जो केस जिनके अंदर लगे हुए हैं, जो यहाँ पर आते हैं अपने केसेस के लिए, उनकी गाड़ियाँ बाहर ही लग जाती हैं और कोई रोकने वाला इनको है नहीं। एक तो सिक्योरिटी रीज़न से भी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। उसके अलावा ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कल को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। इसके लिए कई बार पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं, कोई एक्शन ही नहीं होता। सर गाड़ियाँ तो अपनी जगह गलत खड़ी हैं, उसके अलावा ये देखो ना आप दुकानें, छोले भटूरे बिक रहे हैं, नान बिक रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जगह थोड़ा है। पुलिस पैसा लेती है और ये सब काम होता है यहाँ पे। तो रात का माहौल कैसे हो जाता है? रात का माहौल तो लोग यहाँ दारू भी पीते हैं आके। हम अभी निकले, घर से निकले, 15 मिनट लगे लाल बत्ती से आने में, तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है। फिलहाल तो गाड़ियाँ बहुत देख रहे हैं हम, गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रेडी वेडी भी कुछ कह सकते, रेडियाँ तो पीछे खड़ी है फिलहाल। हमेशा ही रहती है यहाँ से? हाँ रहती तो हमेशा ही है। कितने में कहा, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा रहती है, सुबह निकलते हैं तो। 18 फरवरी से नर्सरी क्लासेस में एडमिशन की शुरुआत होने जा रही है, इसके चलते स्कूलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भले ही दिल्ली में कोरोना का ग्राफ काफी कंट्रोल्ड स्थिति में पहुंच गया हो, लेकिन कोरोना महामारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और इसके एहतियात बरतते हुए स्कूल्स को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। इस दौरान सभी पेरेंट्स को एडमिशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करने होंगे। सरकार ने इस पर विचार किया और ये जो नर्सरी का एडमिशन अब 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है, ये पूरी तरह से पब्लिक स्कूलों में ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन ही आपने फॉर्म भरने हैं, जिसके बाद में 20 मार्च को पहली लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में 2-3 दिन तक आप देखते रहिएगा। अगर आपको कोई उस पर समस्या है तो स्कूल में जाकर उसको दूर कर सकते हैं और उसके बाद में दूसरी लिस्ट अगर ज़रूरी तो निकलेगी 24-25। नर्सरी में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस साल दाखिला कराना चाहते हैं तो पहले तो वो इंश्योर कर लें कि उनके बच्चे की 31 मार्च को 3 साल एज पूरी हो जाए। केजी में कराना चाहते तो 4 साल प्लस होनी चाहिए 1 अप्रैल को, और फर्स्ट में कराना चाहते हैं तो उसकी 5+ होनी चाहिए 31 मार्च को 5 पूरे हो जाए। स्कूलों ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उसके लिए तो देखिए प्रोस्पेक्टस वाली बात तो है, कोई पेरेंट्स प्रोस्पेक्टस अगर लेगा तो उसकी साइट पे जाके देख सकता है, अदरवाइज तो ऑनलाइन वो फॉर्म भरे। हमारे यहाँ तो पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा हमारे सारे स्कूल अपना दरवाज़ा खोल करके बैठे पेरेंट्स का स्वागत करने के लिए। नर्सरी एडमिशन्स जो है वो 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे, जिसमें पेरेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चों का, और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उन्हें कहीं कोई दिक्कत आती है तो स्कूल के रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं, स्कूल आकर भी सबमिट करा सकते हैं अपने रूल्स। तो स्कूल अगर आते हैं पेरेंट्स तो डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग दे हैव टू मेंटेन, दे हैव टू वेयर मास्क, एंड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको
स्कूल में आके जमा कराने हों। अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स है, क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाएगी और क्लासेस होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का एजुकेशन बोर्ड इस साल से काम करना शुरू कर देगा। इस बारे में टीचर्स ने खुशी जताई है, साथ ही स्टूडेंट्स और टीचर्स को इससे फायदा मिलने की बात भी कही है। पूर्वी दिल्ली के टीचर्स का कहना है कि ये बहुत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी बिहार का अपना एजुकेशन बोर्ड है, ऐसे ही अब दिल्ली सरकार अपना एजुकेशन बोर्ड जल्द शुरू करने जा रही है। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को काफी लाभ मिलेगा। देखिए, बोर्ड तो चाहे सीबीएसई हो, जैसा अब तक सीबीएसई से चल रहा था, हर स्टेट के जैसे अपने अपने बोर्ड्स हैं और हर स्टेट अपने बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम्स लेते हैं। पब्लिक स्कूल ज़्यादातर जो बाहर, दिल्ली से बाहर हैं, वो सीबीएसई में कवर होते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड के अंडर ही आते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और डेफिनेटली इसका असर हमारे जो शिक्षक समाज है वो तो इसे अच्छा इसलिए मानेंगे कि अपनी समस्याएं हम अपने स्टेट के लेवल पर अपने आप सुलट लेंगे और जो भी हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ होंगी उनके अनुसार हम अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे। नहीं, दोनों में से एक ही चुना जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि दोनों को पैरेलल चलाने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है इसमें, कि दोनों ही बॉडीज़ अलग अलग हैं और एक बच्चे को 2 बार तो एग्जामिन किया नहीं जा सकता, तो एक बच्चे को एक ही बार एग्जामिन किया जाएगा। तो इसका मतलब एक ही बोर्ड काम करेगा एक स्टेट में, चाहे वो स्टेट बोर्ड करे या सेंट्रल बोर्ड करे। जी, दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं बच्चों की शिक्षा के प्रति, काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा स्कूल इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है, काफ़ी सख्ती के साथ, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन में, शिक्षा में अब कोई और बाधा ना आए। जैसा कि काफ़ी समय ख़राब हो चुका है कोरोना के कारण, तो अब ये चाह रहे हैं कि अब ये स्मूथली जो प्रोसेस चलता रहे और बच्चों की जो पढ़ाई है फिर से लाइन पर आ सके। दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है बोर्ड लाने का, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे हमारी लोकल समस्याएं, लोकल बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, वो दूर हो जाएंगी। जैसे सभी अन्य राज्यों का बोर्ड है, उसी प्रकार अगर दिल्ली का अलग एक बोर्ड होगा तो उससे बहुत ही अच्छा सब कुछ रहेगा। सिस्टम, सारा पढ़ाई का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आएगा। यह बहुत अच्छी बात है। हमारी दिल्ली, हमारी सरकार, हमारा बोर्ड, हमारा सिस्टम, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। ये सब के लिए, बच्चों से लेकर और बड़ों तक सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम सब दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार वो दिल्ली के बच्चों के बारे में ज़्यादा जानती है। सीबीएसई को पूरा इंडिया कवर करना पड़ता है और दिल्ली सरकार अपने बच्चों को डील करेगी, अपने बच्चों के हिसाब से किसकी फ़ीस एग्जेम्प्ट करनी है, किसकी नहीं करनी है, किससे कितनी लेनी है। अब सीबीएसई को बड़े लेवल पे काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा असुविधाजनक तो है। अब पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि फ़ीस पर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने फ़ीस माफ़ करी थी। तो ऐसी अगर अच्छी भावनाएं दिल्ली गवर्नमेंट की हैं और जब अपना बोर्ड बन जाएगा तो वो बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से काम कर सकेगी। वहीं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक में एक घर के बाहर से ई रिक्शा चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि उसने रात को घर के बाहर ई रिक्शा खड़ा किया था, चोर आए और चेन तोड़कर ई रिक्शा चोरी करके ले गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित ने गीता कॉलोनी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पीड़ित का कहना है कि पुलिस इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा रिक्शा तो यहीं खड़ा होता था, कम से कम 1 साल से यहाँ खड़ा हो रहा है और चैन भी लगाते हैं, देखो चैन आपके सामने पड़ी है और हैंडल लॉक भी लगा हुआ था। आज तक कभी चोरी नहीं हुई इस गली में, ये पहली दफे ये हादसा हुआ हमारे साथ। और पूरी सीसीटीवी में कैमरे लगे हुए सामने, उसे पूरा कैद हो गया है, पूरी वीडियो आई है उसकी। और दो चोर आए हैं, दोनों हट्टे कट्टे बड़े बड़े चोर हैं और मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे 3 कॉलें करी हैं। 4:45 बजे के करीब की बात है। अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया और कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई प्रशासन की तरफ से कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया, ना कोई मदद करने आया है, ना कोई पुलिस वाला हमें देखने आया कि पूछने आया कि कोई क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। मेरा एक रिक्शा पिछले साल जल गया था 14 ब्लॉक पार्किंग में और अभी एक रिक्शा ये मैंने लिया था किस्तों पे। तो हम बहुत परेशान है इस गली में। इस भाई साहब की रक्षा चोरी हो गया, बेचारे बेरोजगार हो गया ये तो। अब ये क्या कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाएगा। ठीक है, यहाँ कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले अपने पैसे ऐठने में लगे हैं, बस बुरा हाल कर रखा पुलिस वालों ने। बड़ी मुश्किल से इन्होंने पैसे इकट्ठे करके रिक्शा लिया था और वो भी उठ गया और उसी टाइम से ये कल्पना रहा है कि मतलब मैंने पूछा, फोन किया, कहता है फोन किया, कोई आ नहीं रहा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।